मेरा नाम कीर्ति है। मोहब्बत में नुकसान भी होता है। मुझे ये नहीं पता था। शायद इसलिए अंजाम का सोचे बिना मैंने खुद को उसकी मोहब्बत के हवाले कर दिया था। मैं एक मामूली से घर की लड़की थी, मगर शिक्षा और सपनों में बहुत स्पेशल थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी जिंदगी अपने फैसले से जोड़ूं, और यही हुआ। जब मेरी मुलाकात रमन से हुई तो वो यूनिवर्सिटी के दिन थे। एक सुनहरी दोपहर थी। लाइब्रेरी में एक टेबल पर मैं बैठी थी, नोटिस लिख रही थी कि अचानक किसी की आवाज़ आई, ये बुक अगर ख़त्म कर ली है तो क्या मैं इसे ले सकता हूँ? मैंने ऊपर देखा। लंबा कद, साफ चेहरा और आंखों में अजीब सा सुकून था जो मन को जीत ले। मैंने बुक आगे बढ़ा दी और यही वो पहला लम्हा था जब हमने बात की थी। धीरे धीरे ये बातें मुलाकातों में बदल गई थी। पहले क्लास में, फिर कैफ़े में और कभी-कभी लाइब्रेरी के किसी कोने में। रमन का अंदाज नरम था। वो बात बहुत कम करता था, मगर उसकी हर बात दिल में उतर जाती थी। एक दिन उसने कहा, कीर्ति, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी जीने की वजह मिल गई हो। मैंने हंसकर कहा, जिंदगी जीने की वजह या तुम्हारे नोट्स की वजह? वो मुस्कुराया और कहने लगा कि नोट्स तो बस बहाना है। यूनिवर्सिटी के 4 साल ऐसे ही पलक झपक कर गुजर गए थे। मैं और रमन क्लास फेलो से दोस्त और दोस्त से कुछ और बन गए थे। उसकी खामोश मोहब्बत और मेरा बेशुमार भरोसा, ये सब एक कहानी की तरह आगे बढ़ता गया। गर्मियों की छुट्टी के दिन थे जब मैंने पहली बार ये सोचा था कि मैं ये रिश्ता हमेशा के लिए चाहती हूँ। मैंने हिम्मत करके रमन से कहा, अगर मैं चाहूँ कि तुम मेरे घर आकर रिश्ता भेज दो। तो उसने कुछ देर देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर कहने लगा कि यही तो मैं भी चाहता हूँ, मगर तुम्हारे घर वाले। मैंने फौरन जवाब दिया कि वो समझ जाएंगे, तुम पढ़े लिखे हो, इज्जत वाले हो, क्यों नहीं मानेंगे। कुछ दिन बाद उसने कहा कि मैंने बात कर ली है घर पर और वो तैयार हैं। मैं जल्द ही तुम्हारे घर आऊँगा। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने भी अपने घर में मम्मी पापा के सामने बात की। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अगर लड़का पढ़ा लिखा है और तुम खुश हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। रमन एक मिडिल क्लास फैमिली मगर खुशहाल फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। एक बहन थी जो शादीशुदा थी और अपने घर में खुश थी। रमन ने जिंदगी में खुद मेहनत करके अपना मुकाम बनाया था, और जब हमें पता चला कि उसका थाईलैंड का वीज़ा भी लग चुका है तो घर में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई थी। रिश्ता आने का दिन आया तो मैंने एक सिंपल सा सूट पहन लिया था और अपने कमरे में बैठ गई थी। मम्मी पापा और मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे थे। कुछ देर बाद रमन, उसकी माँ, बहन और बहनोई अंदर आए। मेरी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ गई थी, और जब वो लोग आए तो जैसे ही वक्त ठहर गया हो। वो हमेशा की तरह खामोश था, मगर आंखों में एक चमक थी जो सब कुछ कह रही थी। पापा ने मामूली से सवाल किए, शिक्षा और नौकरी और उसकी फैमिली से रिलेटेड। रमन ने सीरियस होकर जवाब दिया। उसके बहनोई भी साथ बैठे उसकी तारीफें कर रहे थे। आखिर में पापा ने कहा कि हमें लड़के पर कोई एतराज़ नहीं है, और अगर हमारी बेटी खुश है तो हम रिश्ता कबूल करते हैं। मेरे चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। कुछ हफ्ते बाद शादी की तारीख तय हो गई थी। घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। मम्मी हर रोज दहेज की लिस्ट बनाती थी। मेरी बहनें कपड़ों के डिज़ाइन दिखाया करती थी, और मैं बस अपनी सोचों में रमन के साथ एक नई जिंदगी का नक्शा बना रही थी। एक शाम मैं और रमन फ़ोन पर बात कर रहे थे। उसने कहा, कीर्ति, मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो मैं पहले दिन से ही जानती हूँ। उसने सीरियस होकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की थी कि ऐसा ही हो। शादी की तैयारियां जैसे जैसे बढ़ रही थी, मेरा दिल बेचैनी और खुशी के मिले जुले एक्सप्रेशन से भरता गया। कपड़े, जेवर और हर चीज़, हर रस्म में मुझे लगता था ये सब सपने हैं। और जब हल्दी की रात आई तो पूरा घर जगमगा रहा था। रंग, खुशबू और हंसी की गूंज हर कोने में फैली हुई थी। मैंने सोचा था कि जिंदगी का सबसे सुंदर सफ़र शुरू हो गया, मगर ये सफ़र तन्हाई से भर जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी और अब बारी थी शादी के फंक्शन की। गली के कोने कोने में लाइट लग चुकी थी। हर शाम घर में मेहमान आते थे, गाने बजते थे और हंसी की गूंज देर तक सुनाई देती थी। मेरी बहनों की तो शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही थी।
बार बार बाजारों की चक्कर लगा रही थी और मम्मी किचन में लगातार खाना तैयार करवाने की निगरानी करती रहती थी। शादी के दिन मैंने रेड और गोल्डन कलर का लहंगा पहना था। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगी, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने आईने में खुद को देखा तो दिल में एक अजनबी सी कपकपी दौड़ गई थी। हॉल में कदम रखते ही मैंने देखा रमन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। हल्की मुस्कुराहट के साथ शादी के बाद वही सबसे पहले मेरे करीब आया और कहने लगा कि चलो, आज से तुम्हारा और मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी, और ये सफ़र बहुत लंबा होगा। शादी के बाद अगले दिन मैं पहली बार अपने नए घर आई थी। दरवाजे पर रमन की बहन ने गुलाब के फूलों और आरती की थाली से मेरा स्वागत किया था। मेरी सास ने कहा कि आओ बहू, ये घर अब तुम्हारा है। सब लोग मुस्कुरा रहे थे। घर अच्छा था, साफ सुथरा था। ड्राइंग रूम खूबसूरत पर्दे और दीवारों पर बड़े बड़े फ्रेम लगे हुए थे। एक कोना किताबों से भरा हुआ था। ये सब देखकर मेरा दिल खुश हो गया था। रमन के घर में सिर्फ वो और उसकी बहन रहती थी। बहनोई अक्सर मिलने के लिए आ जाते थे। घर में नौकर चाकर मौजूद थे। एक औरत किचन की देखभाल करती थी। एक माली गार्डन का ख्याल रखता था। शुरू के कुछ दिन घर मेहमानों से भरा रहा था। कभी हम किसी के घर जाते थे तो कभी कोई हमारे घर आता था। रमन अक्सर शाम को मुझे शहर के अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाते थे। एक दिन हम एक पार्क में टहल रहे थे जब उन्होंने कहा कि कीर्ति, तुम्हें पता है, मैं थाईलैंड जाने की तैयारी पूरी कर चुका हूँ। मैं रुक गई। मैंने कहा, तो फिर हम दोनों कब जा रहे हैं? वो हल्का सा हंसने लगा और कहने लगा, अभी सिर्फ मैं जाऊंगा तो मैं कुछ महीनों में बुला लूंगा। अभी कागजी कार्यवाही चल रही है ना। मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि ठीक है, बस ज्यादा समय मत लगाना। शादी के 15 दिन बाद वो दिन भी आ गया था जब मेरे पति को रवाना होना था। सुबह सवेरे घर में हलचल थी। उनके बैग पहले से तैयार थे। मैंने चुपके से एक छोटा सा गिफ्ट उनके बैग में रख दिया था, एक डायरी। इसके पहले पेपर पर लिखा हुआ था कि जब भी मेरी याद आए ये खोल लेना। एयरपोर्ट जाते हुए गाड़ी में खामोशी थी। मैं खिड़की के बाहर देखती रही और वो कभी कभी मेरा हाथ थाम लेते थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैंने सर हिला दिया था। उनके जाने के बाद घर में अजीब सा लगने लगा था। सुबह में नौकरानी से मैं चाय मंगवाया करती थी, जो हमेशा मेरे पति के लिए भी बनाती थी। अब उनका खाली कप वापस आता था। शाम को टीवी ऑन करती तो कमरा सुनसान लगता था। मैंने खुद को बिजी रखने के लिए किचन में नई डिशेस सीखना शुरू कर दी थी। एक हफ्ते के बाद मेरे पति की बहन अपने बच्चों के साथ कुछ दिन के लिए आ गई थी। बच्चे खेलकूद में बिजी रहते थे और मैं उनके लिए अलग अलग तरह का खाना तैयार करती थी। एक दिन शाम को हम सब ड्राइंग रूम में बैठे थे जब रमन ने फ़ोन किया। मैंने खुशी खुशी कहा कि तुम्हारी बहन भी आई हुई है, सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। उसने कहा, उन सब से मेरा नमस्ते कहना, और हाँ, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन के बाद मेरी नंद वापस अपने घर चली गई थी और मैं फिर से अकेली रह गई थी। कभी मैं मायके जाती थी, कभी ससुराल में रहती थी। रमन रोज फोन करते थे, अपने काम के बारे में बताया करते थे और बार बार यही कहते थे कि वो मुझे जल्द ही बुला लेंगे। एक शाम मैंने अपने लिए चाय बनाई और गैलरी में बैठ गई थी। हल्की हवा चल रही थी। मैंने सोचा कि ये सब कुछ कितना खूबसूरत है, मगर रमन के बिना अधूरा लगता है। तभी फोन की घंटी बजी। रमन ने कहा कि हेलो कीर्ति, कैसी हो? रमन की आवाज में थकन थी। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मगर तुम कुछ थके हुए से लग रहे हो। उन्होंने धीरे से कहा कि हाँ, काम बहुत ज्यादा है, मगर ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। महीने गुजरते गए। मैंने नोटिस किया कि रमन की आवाज में कुछ बदलाव आ गया है, जैसे वो किसी दबाव में हो। एक दिन उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई में थोड़ी रुकावट आ गई है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दिल में घबराहट महसूस की, मगर जुबान से कहा कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। एक दिन मैं मायके गई। मम्मी कमरे में बैठी हुई थी, कपड़े फोल्ड कर रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि आ गई बेटी, कुछ दिन यहीं रह जाओ, यहाँ कम से कम रौनक तो है। मैंने कहा कि मम्मी, 2-3 दिन यहाँ रुक जाऊंगी। मेरे मायके में बहनें बच्चों के साथ खेलती रहती थी और मैं उनकी बातों में शामिल हो जाती थी, मगर हर लम्हा ऐसा लगता था जैसे कुछ कमी है। 2 दिन के बाद ससुराल से फोन आया। पुरानी नौकरानी ने बताया कि भाभी जी, रमन साहब की बहन बच्चों के साथ आ गई हैं।
आप वापस आ जाओ। मैंने सोचा ठीक है, घर जाकर देखती हूँ। जब वहां पहुंची तो नंद बच्चों समेत आंगन में बैठी हुई थी। दोनों बच्चे तेज आवाज में खेल रहे थे। बॉल कभी टेबल से टकराकर गिर जाती थी तो कभी दरवाजे से। मेरी नंद ने मुझे देखकर कहा कि आओ भाभी, आपका घर है, हमें तो बस यहाँ 2-3 दिन तक रहना है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि जी, घर तो आपका भी है, मगर दिल में अजीब सा बोझ था। दोपहर का खाना मैंने नौकरानी से बनवाया था, मगर बच्चों के शोर शराबे ने खाने का मजा खत्म कर दिया था। एक बच्चा गिलास तोड़ बैठा था तो मेरी नंद ने हंसकर कहा कि बच्चों से ये सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा जी, मगर सावधानी बरतनी भी जरूरी होती है। अगले दिन मैंने महसूस किया कि नंद सुबह के समय किचन में जाकर खाने के बारे में एडवाइस देने लगी है। नौकरानी मुझसे पूछने के बजाय सीधा उसके पास जाने लगी। शाम को जब मैं चाय लेकर किचन में गई तो वहां मेरी नंद ने अपने बच्चों के लिए अलग से स्नैक्स बनवा रखे थे। मैंने बस खामोशी से देखा। रात को मैंने रमन को फोन किया और कहा कि तुम्हारी बहन आई हुई है, बच्चों समेत। उसने खुशी से कहा कि अच्छा, उनका ख्याल रखना। तुम्हें पता है वो अकेली ज्यादा समय अपने घर में रहती हैं। मैंने धीरे से कहा कि हाँ, मगर यहाँ बहुत शोर है, मेरा सुकून खत्म हो जाता है। रमन ने बात काट दी, कहने लगे कुछ दिन की बात है, बर्दाश्त कर लो। 1 हफ्ता गुजर गया था, मगर मेरी नंद के जाने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था। मैं मायके में दोबारा जाने का सोच रही थी, मगर ख्याल आया कि फिर घर पर सब कुछ उसके हिसाब से चलेगा। मैंने यहीं रहने का फैसला कर लिया था। एक दिन सुबह में मैंने देखा कि मेरी नंद अपने बच्चों के साथ ड्राइंग रूम में पेंटिंग कर रही थी। जमीन पर जगह जगह रंग गिर चुका था। मैंने कहा ये सब कालीन पर न गिर जाए, धब्बा रह जाएगा। उसने लापरवाही से जवाब दिया कि सफाई हो जाएगी भाभी। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे लिए थाईलैंड जाने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर रोज मैं सोचती थी कि कब फोन आएगा और रमन कहेंगे कि अब तुम्हारी टिकट तैयार है। मैंने एक दिन रमन से कहा कि देखो, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, तुम मुझे जल्दी से बुला लो। उन्होंने फिर से वही जवाब दिया कि कोशिश कर रहा हूँ। एक संडे की सुबह मेरी नंद ने कहा कि भाभी, आज मैं अपने बच्चों को बाहर कुछ खिलाने के लिए ले जाऊंगी, आप भी तैयार हो जाना। मैंने बहाना बना दिया और कहा कि मुझे कुछ काम है, तुम ही चली जाओ। तो वो खुद चली गई थी और मैंने सुकून की सांस ली थी। उसी दौरान मायके के चक्कर बढ़ गए थे। मैं 2-3 दिन वहां रहती थी, फिर वापस आ जाती थी। मायके में मम्मी अक्सर पूछती थी कि कब जा रही हो थाईलैंड, और मैं हर बार उनको वही जवाब देती थी कि जल्द ही जा रही हूँ, बस कागजी कार्रवाई रह गई है। ससुराल में जब भी मेरी नंद आया करती थी तो घर का माहौल बदल जाता था। नौकर उसकी बात ज्यादा सुनते थे, बच्चे हर जगह दौड़ते थे और मैं खामोशी से अपने कमरे में ज्यादा समय गुजारती थी। मैंने महसूस किया था कि ये सब मेरी बर्दाश्त की परीक्षा का हिस्सा बन रहा है। मैंने अपने दिल में वो दिन बसा लिया था जब मैं रमन के साथ थाईलैंड की जमीन पर कदम रखूंगी, मगर वो दिन आते आते 6 महीने गुजर गए थे। इन 6 महीनों में मेरे पास बस फोन कॉल्स और वीडियो चैट्स थी, जो किसी हद तक दिल को तसल्ली देती थी। हर महीने में अपने कैलेंडर पर एक नया महीना क्रॉस करती थी और खुद को कहती थी कि अब ज्यादा नहीं बचा, मगर हर बार रमन के वही शब्द सुनने को मिलते थे, कागजी कार्यवाही में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन सुबह नाश्ते के बाद मैंने लॉन में बैठकर चाय पी। फोन आया। रमन की आवाज़ थकी हुई थी। उन्होंने कहा, कीर्ति, यहाँ बहुत बारिश हो रही है, सारे रास्ते बंद हैं और काम में भी बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हर दिन वैसा ही है, बस तुम्हारा इंतज़ार है। वो हंसने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हें पता है, तुम्हारा ये इंतज़ार मेरे लिए भी आसान नहीं है। वक्त कटता गया। मैंने खुद को बिजी रखने के लिए सिलाई का काम शुरू कर दिया था। दोपहर को बच्चों के लिए कपड़े सीती थी, शाम को मम्मी और फ्रेंड्स को फ़ोन करती थी। एक शाम मायके गई तो मम्मी ने कहा कि बेटी, 6 महीने हो गए हैं, कुछ पता चला? मैंने बस इतना कहा कि हाँ, हो जाएगा मम्मी, बस थोड़ा और समय। और इसी दौरान मेरी नंद एक बार फिर 6 दिन के लिए हमारे घर आ गई थी। मैंने नोटिस किया था कि वो इस बार ज़्यादा खामोश थी, शायद अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। उसके बच्चे पहले की तरह शोर कर रहे थे। मैंने कोशिश की थी कि खुद को इस सब से अलग रखूं और अपने दिमाग को सिर्फ एक चीज़ पर ही निर्भर रखा, थाईलैंड जाने पर। फिर एक दिन ऐसा आया जो मैंने कई बार सपनों में देखा था। शाम का समय था,
मैं किचन में चाय बनवा रही थी, तभी फोन बजा। रमन की आवाज में एक अलग ही जोश था। उन्होंने कहा, कीर्ति, कागजी कार्यवाही लगभग पूरी हो गई है, तुम तैयार रहना, 10 दिन के बाद तुम्हारी फ्लाइट है। मैं लम्हे भर को खामोश रही, फिर बोली, तुम सच कह रहे हो? वो हंसा और कहने लगा कि हाँ, अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आकर सब कुछ अपनी आंखों से देखो। फोन रखते ही मैंने अपनी सहेली अंजलि को कॉल किया और कहा कि अंजलि, मैं जा रही हूँ 10 दिन के बाद थाईलैंड। उसने खुश होकर कहा कि वाह यार, तुम्हारा सपना तो पूरा हो रहा है, तैयारी शुरू कर दो। घर में सबसे पहले मैंने ये खबर मम्मी को दी थी। वो खुश होकर कहने लगी कि बेटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक से जाना और खुश रहना। पापा ने कहा था ये 10 दिन जल्द ही गुजर जाएंगे, देखो तो कैसी खुशी है तुम्हारे चेहरे पर। अगले ही दिन मैंने अलमारी खोलकर कपड़े अलग करना शुरू कर दिए थे। लगभग अपने सारे ही कपड़े पैक कर लिए थे और कुछ खास मौक़ों के लिए भी कुछ नए कपड़े भी रख लिए थे। जब मेरी नंद के बच्चों ने देखा तो कहने लगे कि मामी, आप कहाँ जा रही हो? मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ, तुम्हारे मामा के पास। उन दिनों रमन की कॉल ज़्यादा आने लगी थी। वो कभी कहते थे कि तुम यहाँ का मौसम देखोगी तो बहुत खुश हो जाओगी, कभी कहते थे कि मैंने तुम्हारे लिए यहाँ एक खास जगह देखी है जहाँ पर हम साथ में जाएंगे। मैं सुनकर अपने दिमाग में तस्वीर बनाती रही। एक दिन बाजार गई कि ट्रैवल के लिए कुछ ज़रूरी सामान ले लूँगी, बैग, जूते और कपड़े। दुकानदार ने पूछा कि बाहर जा रही हो क्या? मैंने कहा तो वो फौरन बेहतर क्वालिटी के कपड़े दिखाने लगा। मैंने सब कुछ सावधानी से खरीदा था। घर आकर मैंने एक डायरी में पैकिंग की लिस्ट लिखनी शुरू कर दी थी। कपड़े, दवाइयाँ, कुछ जेवर, वो छोटे गिफ्ट जो मैं अपने पति के लिए ले जाना चाहती थी। अगले दिन रमन ने वीडियो कॉल की। उनके कमरे में पड़ा हुआ एक सूटकेस रखा था। उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारे लिए है। मैंने हंसकर कहा, पहले यहाँ आ जाऊं फिर देखूंगी। आखिरी दिनों में मेरा दिल हर समय तेज धड़कता रहा था। एक तरफ खुशी थी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी तरफ अजीब सा डर था कि सब ठीक होगा या नहीं। रात को मैं लंबी लिस्ट बनाती रही, बार बार सामान चेक करती रही। 2 दिन पहले मैंने अंजलि को घर बुलाया था कि आकर वो भी तैयारी देखे। उसने कहा, यार तुम तो जाकर हमें भूल ही जाओगी। मैंने जवाब दिया, नहीं, वीडियो कॉल पर बात करते रहेंगे। आखिरी रात मैंने बैग की जिप बंद करते हुए सोचा कि कल सब कुछ बदल जाएगा। मैंने बिस्तर पर लेटकर एक बार फिर से वो नज़ारा सोचा था। एयरपोर्ट, प्लेन और फिर थाईलैंड की ज़मीन पर पहला कदम। ये वो लम्हा था जो मैंने 6 महीने से अपने दिल में संभाल कर रखा था। मैं थाईलैंड जाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। बैग पैक कर लिया था, कागज़ तैयार कर लिए थे और दिमाग में बोला था कि जब फ्लाइट में बैठूंगी। मगर फ्लाइट से कुछ घंटे पहले ही रमन अचानक इंडिया वापस आ गए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें खुद ले जाऊं, इसीलिए आया हूं। मैंने खुश होकर उनका स्वागत किया। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। घर में उनके आने की खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैंने नौकरानी से कहा था कि आज खाने में सबसे स्पेशल डिश बनाना। रमन शाम को दोस्तों से भी मिले और रात को बैठकर ट्रैवल के बारे में भी बताने लगे। वो कह रहे थे कि तुम वहाँ की फ़्लाइट देखोगी तो हैरान रह जाओगी। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी रखा हुआ है। मैंने पूछा, क्या सरप्राइज़? उसने हंसते हुए कहा कि पहुंचकर बताऊंगा। रमन के आने के दूसरे दिन सुबह सवेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैं किचन में थी। रमन ने फ़ोन उठाया और उनके चेहरे का रंग फौरन बदल गया था। उन्होंने धीरे से कहा, कब? और फिर जल्दी से जूते पहन लिए और मुझसे कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अस्पताल जाना है। रास्ते में मैंने पूछा, क्या हुआ है? उन्होंने सीरियस होकर जवाब दिया, अवनी के पति का एक्सीडेंट हो गया, हालत बहुत सीरियस है। अस्पताल पहुंचे तो हालात वैसे नहीं थे जैसा हमने सोचा था। डॉक्टर ने कहा कि आई एम सॉरी, पेशेंट की मौत हो चुकी है। मेरी नंद अवनी कॉरिडोर में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके बच्चे माँ के पास खड़े सहमे हुए थे। रमन ने फौरन उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, मैं हूं ना, फिक्र मत करो। नंद रोती रही। मैं थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। हम सब घर वापस आए तो माहौल बहुत दुख भरा था। शाम को उसके पति का क्रियाकर्म किया गया था। मोहल्ले के लोग आ रहे थे। मेरा पति अपनी बहन के पास बैठा था, उसे तसल्लियां दे रहा था और मैं खाने पीने का इंतजाम देखती रही। रात को मैंने कहा कि कल हमें एयरपोर्ट भी जाना है, तुमने टिकट कंफर्म करवाई है? रमन ने गहरी सांस ली और कहने लगे कि अभी इस बारे में बात मत करो, हालात ठीक नहीं है।
अगले दिन भी अवनी के घर वालों का आना जाना जारी रहा। मेरा पति लगातार उसके कामकाज संभाल रहा था। कभी बच्चों के स्कूल की फीस के बारे में बात करता था, कभी घर के खर्चे पर। मैंने नोटिस किया था कि वो हर समय अवनी के साथ बैठा रहता था। तीसरे दिन शाम को मैंने फिर से जिक्र किया, रमन हमारा ट्रैवल। वो खामोश रहा। फिर कहने लगा कि कीर्ति, अभी टाइम नहीं है। अवनी की हालत तो देखो, वो बिल्कुल अकेली रह गई है। मैंने कहा, लेकिन हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? उसने सीरियस होकर कहा, जब तक सब कुछ संभल नहीं जाता। रात को मैं कमरे में बैठी सोच रही थी कि कुछ दिन का मामला होगा और हम चले जाएंगे, मगर दिल में ये ख्याल भी आ रहा था कि शायद ये सब कुछ लंबा न चल जाए। अगली सुबह रमन ने कहा कि कीर्ति, आज मैं अपने के साथ बैंक जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने सर हिला दिया था। वो दोपहर तक वापस आ गए थे और कहने लगे कि उसके पति के कुछ बिजनेस के मामलात हैं, सब कुछ सुलझाना पड़ेगा। चौथे दिन शाम को अपनी बच्चों के साथ हमारे घर पर आ गई थी। उसने कहा कि अपने घर में अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोचा कुछ दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आ जाती हूँ। मेरे पति ने कहा कि हाँ हाँ, यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मैंने नौकरानी को कहा कि गेस्ट रूम तैयार कर दो, मगर दिल में एक चुभन सी थी। मैंने सोचा कि ये सब कुछ हमारे जाने में रुकावट न बन जाए। उस दौरान मेरे पति का ज्यादा समय अपनी बहन और उसके बच्चों के साथ गुजरता था। कभी वो उन्हें कहानी सुनाता था, कभी बाहर ले जाता था। मैंने कहा, तुम ये सब कुछ अपने भांजों के लिए कर रहे हो या थाईलैंड का प्लान भूल गए हो? उसने कहा, ये सब सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, मगर खून के रिश्तों को छोड़ना ठीक नहीं। सातवें दिन मैंने अपने पति को कहा कि क्या तुम्हें लगता है हम अगले हफ्ते निकल पाएंगे? उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, कीर्ति, मैं वादा करता हूँ तुम जरूर जाओगी, मगर अभी हम अवनी को अकेला नहीं छोड़ सकते। वो रात मेरे लिए बहुत लंबी थी। मैं बिस्तर पर लेटी रही, खिड़की से बाहर चांद देखती रही और सोचती रही कि क्या ये सब कुछ सिर्फ कुछ दिन का है या मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। सुबह हुई तो अवनी ने कहा कि बच्चों का स्कूल बदलना पड़ेगा। मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे पति ने फौरन कहा कि मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैंने चाय का कप हाथ में पकड़ा और चुपचाप गैलरी में जाकर बैठ गई थी। मेरे पति के व्यवहार में नरमी और सीरियसनेस आ गई थी। वो हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रख रहा था। मैंने महसूस किया था कि अवनी के लिए उसकी फिक्र और भी बढ़ गई है। वो दिन गुजर रहे थे, मगर मेरा बैग वहीं कोने में बंद रखा था। मैंने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की थी, मगर उस पर धूल साफ दिखाई दे रही थी, जैसे अपने सपनों को धूल से बचा रही हूँ। मैंने सोचा था कि ये औरत मेरे सपनों को छीन लेगी, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अवनी हमारे घर में कई दिनों से थी कि एक सुबह फोन आया। वो दूसरे कमरे में कॉल सुन रही थी, मगर उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं भी सुन सकती थी। उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि सारा कारोबार तुम्हारे नाम है? मेरे पति की मेहनत से बनाया गया था। फिर उसकी आवाज़ घबरा गई थी। उसने कहा, ये नाइंसाफ़ी है। फ़ोन रखते हुए वो सोफे पर बैठ गई थी। मेरे पति फौरन उसके पास गए और कहने लगे, क्या हुआ है? उसने आंसू साफ करते हुए कहा, मेरे देवर ने सब कुछ हथिया लिया है, बिजनेस भी और घर भी। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। मेरे पति ने गहरी सांस ली और कहने लगे, अवनी, तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं किचन के दरवाजे से ये सब देख रही थी। अंदर एक बेचैनी उठी। मैं जानती थी कि ये बात थाईलैंड जाने के प्लान पर सीधा असर डाल सकती है। उसी शाम मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा, कीर्ति, मैं सोच रहा हूँ कि अवनी को यहीं हमारे घर पर रखूं। अवनी कहीं और नहीं जा सकती। मैंने फौरन कहा, लेकिन हमारा ट्रैवल? उसने कहा, ट्रैवल बाद में भी हो सकता है, अभी बहन को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। मैंने अपने शब्दों को काबू में रखते हुए कहा, तो फिर हम कब जाएंगे? रमन ने धीरे से कहा, भी टाइम नहीं है, तुम यहाँ रहो और उसका साथ दो। ये शब्द मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ गए थे। अगले दिन मेरी नंद ने अपना सामान घर लाने को कहा था। मेरे पति खुद उसके साथ गए और शाम को 2 बड़ी ट्रक भरकर सामान लाया गया। मैंने देखा कि गेस्ट रूम तो पहले ही उसके लिए तैयार करके रखा गया था, मगर अब बाकी के कमरे भी बच्चों के लिए सेट करवा दिए गए थे। नौकरानी सामान रखने में बिजी थी और मेरी नंद बार बार कह रही थी कि ये टेबल थोड़ी सावधानी से रखना, ये मेरे पति की पसंद की थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर मेरे पति ने कहा कि कीर्ति, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरी बहन के बच्चों के स्कूल और बाकी ज़रूरत का ख्याल रखना होगा। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट दी और कहा कि जी, मैं देख लूँगी।
मगर दिल में सोचा कि ये सब संभालना मेरा काम क्यों बन रहा है। कुछ दिन गुजर गए थे। घर का माहौल बदलने लगा था। मेरी नंद किचन में ज्यादा वक्त गुजारती थी। कभी किचन से खाने की डिश बदलवा देती थी, कभी सब्जियों की लिस्ट में बदलाव किया करती थी। मैंने नौकरानी से पूछा कि ये सब किसने कहा। वो कहने लगी कि अवनी जी ने। एक दिन मेरे पति देर से घर आए। मैंने कहा कहाँ थे। उसने बताया कि अवनी के बच्चों के स्कूल के मामले देख रहा था। मैंने कहा ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए, वो खुद कर सकती है। उसने बुरा सा मुंह बना लिया और कहा वो अभी अकेली है, तुम्हें समझना चाहिए। अगले दिन मेरी दोस्त अंजलि आई। हम गैलरी में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी अवनी भी वहां पर आ गई और सीधा बातों में शामिल हो गई। मेरी दोस्त के जाने के बाद मैंने कहा काश तुम कुछ समय हमें अकेला छोड़ देती। उसने मुस्कुराकर कहा घर तो सबका है। मेरे पति का सारा ध्यान अब ज्यादातर अपनी बहन की परेशानियों पर ही रहता था। कभी वो उसके साथ बैंक जाते थे, कभी उसके वकील से मिलते थे। मैंने कहा ये सब करते करते हमारा ट्रैवल आगे भी लेट हो रहा है। उसने सीरियस होकर कहा कि कीर्ति, अभी उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपनी बहन को देखूं। वक्त गुजरता गया। मेरा बैग वहीं कोने में बंद पड़ा रहा। मैंने एक दिन कहा तुम कम से कम टिकट की डेट तो बता दो। मेरे पति ने नजर झुका ली और कहने लगा अभी कुछ कंफर्म नहीं है, अवनी का मामला सुलझा लूंगा तो आगे बढ़ते हैं। मेरी नंद का रहन सहन ऐसे बदल रहा था जैसे ये घर उसका अपना हो। वो बच्चों के साथ ड्राइंग रूम में खेलती थी, मेहमानों के सामने सबसे पहले बैठ जाती थी और कभी कभी खुद ही चाय पेश करने लगती थी। एक दिन मैंने नौकरानी से कहा कि आज खाने में मेरी पसंद की डिश बनाना। उसने शर्मिंदगी से कहा कि भाभी जी, अवनी जी ने पहले ही हमें कह दिया है कि आज बच्चों के लिए पास्ता बनेगा। मैंने गहरी सांस ली और खामोश रह गई। रात को मैंने अपने पति से कहा तुम्हें पता है ये सब कुछ मेरे लिए आसान नहीं है। वो कहने लगा कि मुझे पता है, मगर तुम मेरी बहन को समझो, वो मुश्किल समय में है। मैंने सख्त शब्दों में कहा मुश्किल टाइम तुम्हारे लिए है या मेरे लिए। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा कीर्ति, मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा साथ दोगी। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं इस कंडीशन को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मेरा सपना मेरा है और मैं इसे इस तरह हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैंने हर लम्हा उसे ठेस पहुंचाई, मगर वो पत्थर की तरह चुप रही। अवनी के घर आने के बाद मेरी बर्दाश्त कम होती जा रही थी। उसका हर काम मुझे खटकता था, उसके बच्चों का शोर मेरे कानों में गूंजता था। मैंने तय कर लिया था कि अगर वो यहाँ रही तो उसे हर रोज यह एहसास हो कि ये उसका घर नहीं है। एक शाम मैंने उनके दोनों बच्चों को पकड़ा और जोरदार आवाज में डांट दिया और कहा ये सब तुम्हें किसने सिखाया है। वो रोने लगे। मेरी नंद आई और कहने लगी कि बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा खेलने के और भी तरीके होते हैं, ये कोई जंगल नहीं है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने जानबूझकर उस पर दबाव डालना शुरू किया था। कभी उसे बर्तन धोने को कहती थी, हालांकि नौकरानी घर में मौजूद थी। कभी मैं उसे कपड़े धोने को कहती थी। एक दिन मैंने उसे कहा कि आज रात खाने में वेज बिरयानी बना लो। उसने खामोशी से बना दी, मगर मैंने सबके सामने कहा कि नमक बहुत कम है, बिरयानी में मज़ा नहीं है। वो खामोश बैठी रही। मेरी हैरानी इस बात पर थी कि वो कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। मैं सोचती थी कि अब वो तंग आकर सामान बांध लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो सुबह टाइम पर बच्चों को स्कूल भेजती थी, घर के काम देखा करती थी और शाम को बच्चों का होमवर्क भी करवाती थी, जैसे ये सब बर्दाश्त करना उसकी आदत हो। एक दिन मेरे पति की घर में मौजूदगी में मैंने कहा तुम यहाँ कब तक रहने का इरादा करके आई हो। उसने सिर्फ इतना कहा जब तक भैया चाहेंगे। उसकी ये बात मेरे दिल में आग लगा गई थी। मैंने अपने पति से जिक्र छेड़ा, अवनी के लिए अलग घर करो, यहाँ अब भीड़ हो गई है। मेरे पति ने कहा कि फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं चाहता हूँ वो हमारे साथ ही रहे। मैंने गुस्से में कहा फिर तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं खुश रहूंगी। इसी दौरान मैंने बच्चों पर सख्ती और बढ़ा दी थी। अगर कोई चीज गिर जाए तो फौरन उन्हें डांट दिया करती थी। होमवर्क गलत होने पर उनकी बुक छीन लिया करती थी। एक दिन उसका बड़ा बेटा रोने लगा तो अवनी ने कहा कि भाभी, आप आराम से बात किया करो। मैंने कहा ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ वैसे बात करूँ। कुछ दिन के बाद मैंने नौकरानी को कहा कि वो रोजाना के हिसाब से सबसे काम ले, ताकि किचन का कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। मेरी नंद ने एक दिन कहा कि बच्चों के लिए फ्रूट्स भी आने चाहिए। मैंने फौरन जवाब दिया, फ्रूट्स जब जरूरत होगी तब आ जाएंगे, रोज नहीं। मैंने एक ऐसा खेल खेला था जिसका अंजाम मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी नंद की खामोश बर्दाश्त अब मेरे लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। मैं जानती थी
कि सीधे तरीके से ये घर नहीं छोड़ेगी, इसलिए मुझे कोई और रास्ता निकालना था। ये मौका खुद ब खुद मेरे हाथ आ गया था। एक शाम मेरे पति घर आए तो उनके हाथ में एक भारी बैग था। उन्होंने कहा, ये बिजनेस का पैसा है, कल सुबह बैंक में जमा करवाना है। अभी मेरे पास कुछ काम है, ये तुम रख लो। मैंने बैग का वजन महसूस किया तो नोटों की खुशबू तक महसूस हुई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, मैं संभाल लूंगी। रात के खाने के बाद जब मेरे पति ड्राइंग रूम में अपने दोस्त के साथ बिजी थे, मैं किचन में गई और अपनी नंद को आवाज दी और कहा कि ये पैसे तुम अपने कमरे में रख लो, कल सुबह अपने भाई को दे देना। उसने चौंक कर कहा कि भाभी, मेरे पास क्यों? मैंने फौरन कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी देखो कि तुम पर कितना भरोसा है, और वैसे भी मेरे कमरे में कुछ सामान ज्यादा है, तुम्हारे पास अलमारी है, वहां पर रख दो। वो थोड़ी हिचकिचाई, फिर सीधी अपने कमरे में चली गई थी और कुछ मिनट के बाद वापस आकर बच्चों को खाने पर बुलाने लगी। मुझे पता था कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं। रात के आखिरी समय में जब सब सो गए और नौकरानी भी अपने कमरे में जा चुकी थी, मैं धीरे से उठी, कदमों की आवाज दबाने के लिए चप्पल भी नहीं पहनी थी। अवनी के कमरे में बहुत अंधेरा था। मैंने सावधानी से उसकी अलमारी का दरवाजा खोला। बैग वहीं पर रखा था, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने उसे बैग उठाया था। नोटों का एक एक बंडल निकालकर पहले से तैयार एक दूसरे बैग में रख दिया था और असली बैग वहीं वापस रख दिया। मगर खाली बैग लेकर मैं पिछले दरवाजे से बाहर निकली थी और गली के कोने पर अपनी दोस्त से मिली, जो मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा कि ये रख लो, जब तक मैं ना कहूँ कोई ना देख ले। उसने हैरानी से पूछा, ये सब क्यों कर रही हो? मैंने मामूली सा जवाब दिया, बस एक काम है, तुम फिक्र मत करो। अगली सुबह मैं नाश्ते की टेबल पर थी जब मेरे पति ने कहा कि कीर्ति, पैसे लाना, मुझे बैंक जाना है। मैंने बेफिक्री से कहा कि अवनी, अपने भैया को वो बैग दे दो जो तुम्हारे पास रखा था। वो फौरन उठी, मगर कुछ लम्हे बाद खाली हाथ वापस आई। उसके चेहरे पर परेशानी थी। कहने लगी कि भैया, बैग तो वहीं रखा था, लेकिन अब नहीं है। मेरे पति ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? तुमने और किसी को तो नहीं दे दिया? उसने जल्दी से कहा कि नहीं, कल रात के बाद तो किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। मैंने मौके का फायदा उठाया और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें कहा था कि ये बहुत ज़रूरी पैसे हैं। तुमने कहीं और तो नहीं रख दिया बैग? मेरे पति ने अपना चेहरा गुस्से भरा करके अपनी बहन से कहा कि पैसे कहाँ गए? मेरी नंद की आवाज़ कांप गई थी। उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने पैसे नहीं निकाले। मैंने कहा, रमन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। देख लो अब। उसने सख्त शब्दों में कहा कि बस शोर मत करो, पहले हम कमरे तलाश करते हैं। वो दोनों नौकरों के कमरे तक गया था, मगर पैसे नहीं मिले। आखिर वो मायूस होकर सोफे पर बैठ गया था। मैंने फिर से कहा कि पैसे कोई मामूली रकम नहीं थे। सोचो, अगर कल बैंक में नहीं गए तो क्या होगा? मेरे पति ने अपनी बहन को देखा और कहा, पैसे तुम्हारे कमरे में थे, तुम ही बताओ कहाँ गए? मेरी नंद रो पड़ी थी और कहने लगी कि भैया, मैंने नहीं लिए, आप मेरा यकीन करो। मैंने अफसोस से कहा, यकीन तब होगा जब बात साबित हो। मेरे पति के चेहरे से साफ लग रहा था कि उनका शक गहरा हो चुका है। वो खामोशी से उठे और अपने कमरे में चले गए थे। मैं अंदर ही अंदर खुश थी कि मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। दोपहर को मेरे पति ने अपनी बहन को बुलाया। अगर तुमने पैसे लिए हैं तो अभी वापस कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो रोते हुए कहने लगी कि भैया, आप चाहो तो मेरा कमरा फिर से देख लो, मगर मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बात काटते हुए कहा कि रमन, आगे और ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो। ये रकम चोरी हो चुकी है और यहीं से गई है। वो शाम खामोशी में गुजर गई थी। मेरे पति मुझसे बात बहुत कम कर रहे थे, मगर उनकी आंखों में वही शक था जिनका मैं इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा, बस एक धक्का और ये घर अवनी के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू मेरे लिए खुशी के मोती थे। मैं अंधी हो गई थी। पिछले दिन की तलाशी के बाद भी जब पैसे नहीं मिले तो घर का माहौल और भी ज्यादा बोझल हो गया था। मेरे पति नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, मगर खाने को हाथ नहीं लगा रहे थे। मैंने चाय का कप सामने रखते हुए कहा, अब और ज्यादा सोचने का फायदा नहीं है, मामला साफ है। मेरे पति ने गहरी नजर से मुझे देखा और कहने लगे, कीर्ति, तुम बार बार इल्जाम लगा रही हो, मगर ये मेरी बहन है। मैंने धीरे से कहा कि मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी बहन है, इसीलिए बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी नंद किचन में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो कुछ बोली नहीं थी। मैंने मौका देखकर अपने पति से कहा, अगर ये पैसे किसी नौकरानी ने लिए होते तो कब के मिल जाते,
ये सीधा सीधा भरोसा तोड़ने का मामला है। मेरे पति ने नज़र झुका ली थी। कुछ देर के बाद उसने अवनी को आवाज़ दी और कहा कि यहाँ आओ। वो धीरे धीरे आई, जैसे किसी ज़रूरी फैसले की तरफ बढ़ रही हो। मेरे पति ने सख्त शब्दों में कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। अगर पैसे तुमने लिए हैं तो अभी वापस कर दो। मेरी नंद ने रोते हुए कहा कि भैया, भगवान की सौगंध मैंने नहीं लिए। आपको जो करना है कर लो, मगर मेरा यकीन करो। मैंने फौरन कहा, झूठी कस्में खाकर सच नहीं छुपता। मेरे पति ने एक लम्हे के लिए सर पकड़ लिया था, फिर अचानक उठे और जोर से कहने लगे कि तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है अवनी। मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, मगर तुमने ये क्या किया? उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया, मगर मेरे पति का कंट्रोल खत्म हो चुका था। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। उसके बच्चे सोफे के कोने में खड़े होकर रोने लगे थे। अवनी ने उन्हें गले से लगा लिया और कहने लगी कि चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने भाई के कदमों के पास आई और कहने लगी कि भैया, आप कम से कम बच्चों के लिए मेरा यकीन तो कर लो। रमन ने सख्ती से कहा कि तुमने सिखाया है ऐसा उन्हें। माँ चोर हो तो बच्चे क्या सीखेंगे? ये सुनकर दिल में एक ठंडी लहर महसूस हुई थी, जैसे मेरी प्लानिंग पूरी होने को है। अवनी ने धीरे धीरे अपने कमरे का रुख किया था। मैं पीछे गई ताकि देख सकूं कि वो सच में जा रही है। वो कपड़े अलमारी से निकाल रही थी। बच्चे रोते रहे, सामान बैग में डाल रहे थे। मैंने कहा, यही बेहतर है, वरना यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसने मेरी तरफ नजर भरकर देखा, मगर कुछ कहा नहीं। जब वो दरवाजे तक पहुंची तो मेरे पति बाहर आए। उन्होंने एक आखिरी नजर अपनी बहन पर डाली और कहने लगे कि आज की बात मेरे घर का रास्ता मत लेना। फिर एक धक्का दिया, जिससे अवनी दरवाजे के बाहर जाकर लड़खड़ा गई थी। उसके बच्चे उससे लिपट गए थे। वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि भैया, मेरी बात का यकीन करो, मैं बेकसूर हूँ। मगर मेरे पति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे मेरे रास्ते से सबसे बड़ी रुकावट हट गई हो। मैंने खुद को कहा, अब कोई नहीं जो हमारे बीच आए। मेरे पति वापस आकर सोफे पर बैठ गए थे। मैंने मामूली सी सीरियसनेस के साथ कहा कि मुझे अफसोस है कि बात यहाँ तक पहुँची, मगर शायद ऐसा ही होना था। वो खामोश रहे, बस एक लंबी सांस ली। रात को बिस्तर पर लेटे मैंने बात छेड़ दी और कहा, अब हम अपनी टिकट का प्लान दोबारा बना सकते हैं। रमन ने मेरी तरफ देखा, मगर जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद थोड़ा समय देकर बात करनी चाहिए थी। अगले दिन घर में खामोशी थी, जैसे किसी ने सारे रंग छीन लिए हो। नौकरानी भी धीरे धीरे चल रही थी। बच्चे न होने से लॉन सुनसान था। मैंने चाय की ट्रे अपने पति के सामने रखी और कहा, जिंदगी में कभी कभी सख्त फैसले करने पड़ते हैं। उन्होंने सिर्फ हाँ कहा। दोपहर को अंजलि आई। मैंने उसे पूरी बात बताई। वो चौंक कर कहने लगी, ये सब कुछ तुमने प्लान किया था? मैंने हंसकर कहा कि कुछ बातें राज रहने दो। मैंने सोचा था सब खत्म हो जाएगा, बस अब मेरा सफर शुरू होगा। मेरी नंद के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। आंगन खाली, घर खाली, किचन में सिर्फ जरूरी बातचीत, और नौकरानी भी कम शोर करती थी। मैंने मौका जानकर एक शाम अपने पति से बात छेड़ दी और कहा, अब तो सारा मामला ही खत्म हो गया। क्या हम थाईलैंड जाने की तारीख फाइनल कर सकते हैं? मैंने धीरे से कहा। वो सोफे पर बैठे थे, कुछ कागजात देख रहे थे। उन्होंने सर उठाए बिना कहा कि हाँ, देखते हैं। मैंने कहा, नहीं, अब तो फाइनल कर ही लेते हैं। रमन ने आखिरकार मेरी तरफ देखा और कहने लगे, कीर्ति, अभी कुछ काम बाकी है। मैंने फौरन कहा, अभी और कितने काम बाकी हैं? तुमने खुद कहा था कि बस टिकट बुक करनी है। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, 2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ये सुनते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई थी। मैंने रात को ही बैग अलमारी से निकाल लिए थे, कपड़े फोल्ड करके बैग में रखने लगी थी, मगर साथ साथ दिमाग में ये सोच भी आ रही थी कि कौन सी चीज़ साथ लेकर जानी है और कौन सी छोड़नी है। अगली सुबह मैंने अंजलि को कॉल की कि 2 दिन के बाद मैं जा रही हूँ, बस अब तैयारी पूरी करनी है। वो हंसते हुए कहने लगी, यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। दोपहर को मेरे पति ने कहा, पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट तैयार रखना, मैं कल एजेंट को दूंगा। मैंने फौरन वो सब एक फोल्डर में रखकर टेबल पर रख दिया था। शाम को मैं मार्केट गई ताकि ट्रैवल के लिए ज़रूरी सामान खरीद सकूं। मैंने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे थे और ट्रैवल के लिए आरामदायक जूते भी। मैं ढेर सारी शॉपिंग करके वापस आ गई थी। वापस आकर मैंने नौकरानी से कहा, मेरे कमरे में सफाई कर दो, काफ़ी धूल जम गई है। नौकरानी सफाई में लगी हुई थी और मैं बार बार लिस्ट देख रही थी।
सब कुछ रखने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह मेरे पति ने नाश्ता करते हुए कहा, हम फ्लाइट के मुताबिक एयरपोर्ट चलेंगे। मैंने खुशी से कहा, तो फिर आज बाकी सारा सामान पूरा कर लेते हैं। दिन भर मैंने कपड़े, जेवर और छोटे गिफ्ट अलग किए जो मैं थाईलैंड साथ ले जाना चाहती थी। एक छोटा सा पैकेट मैंने खास तौर पर अपने पति के लिए बनाया था, जिसमें वो डायरी थी जो मैंने शादी के बाद ली थी। दोपहर के बाद मैंने अंजलि को घर बुलाया ताकि वो तैयारी देख सके। वो बैग के करीब बैठी सामान देखती रही और कहने लगी, यार ये सब तो बड़े मज़े के लग रहे हैं, वहाँ जाकर तो तुम और भी खुश हो जाओगी। मैंने हंसते हुए कहा कि हाँ, अब ये सब बस 2 दिन की बात है। रात को मैंने बैग की जिप बंद करते हुए सोचा, ये बैग मेरी नई जिंदगी की कुंजी है। मैंने बेड के करीब बैग रखा ताकि सुबह जल्दी तैयार हो सकूं। अगले दिन मेरे पति सुबह जल्दी निकल गए थे। मैंने उसे फ़ोन किया कि कहाँ गए हो। उसने कहा कि कुछ ज़रूरी काम है, शाम तक वापस आ जाऊंगा। मैंने हल्के शब्दों में कहा, वापस आकर तैयारी देख लेना, सब तैयार हो गया है। दिन के बाकी हिस्से में मैंने खाने का इंतज़ाम पूरा कर लिया था ताकि जाने से पहले घर में सब कुछ साफ सुथरा हो। नौकरों को कह दिया था कि मेरे पीछे घर का ख्याल रखना। शाम को मेरे पति आए तो मैंने बैग खोलकर उन्हें दिखाया, ये देखो सब पैक है। वो खामोशी से बैग देखते रहे, फिर कहने लगे कि हमारी फ़्लाइट सुबह 7 बजे की है, रात को एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। ये सुनकर मैंने दिल ही दिल में सुकून की सांस ली थी और वो रात मैंने अपनी पसंदीदा कॉफ़ी बनाकर गुजारी थी और दिमाग में वो सब नज़ारा आ रहा था जो थाईलैंड में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने सोचा कि ये सफ़र मेरी जगह बदलने का नहीं, ज़िंदगी बदलने का है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये 2 दिन इतने बड़े मोड़ लेकर आएंगे कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और मेरी कहानी का पहला पन्ना जल जाएगा। अगले दिन जाने की तैयारी में बैठी थी, बैग बंद कर लिए थे, डॉक्यूमेंट्स तैयार थे और दिमाग में थाईलैंड की तस्वीर थी। शाम का वक्त था। मैंने नौकरानी को खाना थोड़ा जल्दी तैयार कर देने को कहा था, रात को आराम से खा लेंगे। उसी दौरान दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं समझ रही थी कि शायद रमन आए होंगे, मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला मेरी सांस रुक गई थी। सामने रमन खड़े थे, अकेले नहीं थे, उनके साथ एक लड़की थी, दुल्हन के कपड़ों में, जेवर, हाथों पर मेहंदी और उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। मैंने हकलाते हुए कहा कि ये कौन है। मेरे पति ने उसका हाथ थामकर उसे अंदर किया और कहने लगे, ये मेरी पत्नी है, दूसरी पत्नी। उनकी बात सुनकर जैसे मेरे कानों में घंटियां बजने लगी थी। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो और ये तुमने क्या किया रमन? रमन के शब्द ठंडा थे मगर धारदार थे। उन्होंने कहा, जिस तरह तुमने मेरी बहन को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, इस तरह मैं भी दूसरी शादी कर सकता हूँ। मैंने कदम पीछे हटा लिए। मैंने कहा, तुम मुझसे इस तरह का बदला ले रहे हो? वो कहने लगा कि ये बदला नहीं है, ये फैसला है। तुमने मेरे खून के रिश्ते को तोड़ा है और तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को मैं नहीं बचा सकता। मैंने उस लड़की की तरफ देखा जो खामोश खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। वो धीरे से सोफे पर बैठ गई थी, जैसे उसके लिए ये सब मामूली सी बात हो। रमन ने कहा कि ये वो लड़की है जिसे मैं दुल्हन बनाकर लाया हूँ। इसने वादा किया है कि वो मेरी बहन का ख्याल रखेगी। मैंने तेज शब्दों में कहा, मतलब मेरी जगह लेने आई है ये? उसने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि वो जगह अब खाली है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे मगर गुस्सा उन पर सवार था। मैंने कहा, रमन, मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे साथ रहने के लिए किया। वो कहने लगा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो मेरी बहन को इज्जत देती, ना कि उसे रुलाकर निकाल देती। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तो तुमने सब कुछ इसी तरह एक दिन में तय कर लिया? रमन ने ठंडे शब्दों में कहा, मैंने तय तो तब कर लिया था जब तुमने पहली बार मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाया था। मैंने देखा कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं। वो नई दुल्हन उठी और कहने लगी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रमन ने सर हिलाया और वो सीधी ऊपर के कमरे में चली गई थी। मैंने सख्ती से कहा, अब तुम चाहोगे कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करूं? वो कहने लगा, बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर है तुम अलग हो जाओ। ये सुनकर तो मेरा शरीर खामोश हो गया था। मैंने कहा, मतलब तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? रमन ने कहा कि ये भी पॉसिबल है। फिर वो उठकर किचन की तरफ चला गया था, जैसे ही बात बहुत नॉर्मल हो। मैंने कुर्सी पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश की थी। मेरे दिमाग में हर वो लम्हा घूम रहा था जब मैंने इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत की थी, मगर अब एक झटके में सब कुछ बदल चुका था। कुछ देर के बाद वो वापस आया और कहने लगा, आज रात हम साथ खाना खाएंगे।
ये मेहमान नवाजी का उसूल है। मैंने ताना देते हुए अंदाज में कहा, और कल मुझे घर से निकाल दोगे? वो कहने लगा, कल का फैसला कल होगा, लेकिन आज ये हकीकत है कि तुम और मैं एक साथ नहीं चल सकते। खाने की टेबल पर मैंने देखा कि वो नई लड़की सुकून से खाना खा रही थी। रमन उससे धीरे धीरे बात कर रहा था, जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं। खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी और बैग खोला, एक एक कपड़ा निकाला और बिस्तर पर फेंक दिया। ये वो बैग था जो थाईलैंड ले जाने के लिए तैयार था। अब मेरा सामान बांधने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने सोचा, ये अंजाम मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है। और कमरे में खामोशी सी छा गई थी, जिसमें बस मेरा दिल धड़क रहा था और बाहर के बर्तनों की आवाज आ रही थी। मैं जलती रही, मगर ये आग मेरे वजूद को खा रही थी। जो करता है वही भुगतना पड़ता है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अवनी खड़ी हुई थी बच्चों के साथ। उसके हाथ में 2 छोटे बैग थे और चेहरे पर थकान के एक्सप्रेशन थे। उसने अंदर आते ही कहा कि भैया, मैं सिर्फ बच्चों के कुछ कपड़े लेने आई हूँ। रमन ने कमरे से निकलते ही उसे देखा, फिर धीरे से कहा, ये तुम्हारा ही घर है, जो चाहे ले लो। मैंने मौके का फायदा उठाया और कहा कि अवनी, तुम्हें पता है जो कुछ हुआ है वो हालात की वजह से हुआ है। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, कीर्ति, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन भैया माफ करेंगे या नहीं ये उन पर डिपेंड करता है। रमन ने बीच में कहा, मैं माफ नहीं कर सकता। तुमने मेरी बहन को रुलाया, घर से निकाला, इल्जाम लगाया, ये सब मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि रमन, मैंने गलती की, लेकिन तुम्हें याद है मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। वो कहने लगे कि मोहब्बत में किसी का घर नहीं तोड़ा जाता। तुमने मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया। अपनी बच्चों को साथ लिए अपने बैग समेटने लगी। मैं उसके पीछे गई और कहा, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो, अपने भैया से बात करो। उसने थके हुए शब्दों में कहा, मैं कुछ और नहीं कर सकती, अब फैसला उनका है। कुछ लम्हे के बाद रमन ने मुझे बुलाया। उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने सीधा मुझे डाइवोर्स के पेपर साइन करने को कहा। मैंने चीख कर कहा कि नहीं रमन, ऐसा मत करो। वो कहने लगा, ये सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों का नतीजा है। तुमने रिश्ता बचाने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जलती रही। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, मैं बदल जाऊंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी। वो कहने लगा, बहुत देर हो चुकी है। मैंने कागजात पर नजर डाली, फिर उसके चेहरे पर। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पत्थर की तरह थे। मेरे आंसू बह निकले थे, मगर मैंने साइन कर दिए थे। अवनी ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर बच्चों को लेकर बाहर निकल गई थी। रमन उसके पीछे गए और मैं अपने कमरे में बंद हो गई थी। बैग वहीं पड़ा हुआ था, मगर अब उसका मतलब बदल चुका था। 2 दिन के बाद मैं मायके वापस आई। मम्मी ने दरवाज़ा खोला तो चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने कहा, ये क्या हाल बना रखा है? मैंने रोते हुए कहा कि मम्मी, मुझे डाइवोर्स हो गई है। पापा ने कमरे में आकर सुना तो सख्ती से कहा, यह अंजाम तुमने खुद अपने लिए बनाया है। मेरी भाभियां चुपचाप मुझे देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। पहले दिन मुझे एहसास हो गया था कि यहाँ कोई स्वागत करने वाला नहीं। खाने की टेबल पर भाभी ने कहा कि प्लेट अपने लिए खुद ले लो, हमें और भी काम है। दूसरे दिन कपड़े धोने के लिए मुझसे कहा गया, और जब मैंने थकन की शिकायत की तो एक भाभी ने कहा कि यहाँ नौकरानियों को आराम नहीं मिलता। मैंने सोचा कि शायद समय के साथ सबका व्यवहार बदल जाएगा, मगर हर दिन और भी ज़्यादा कठिन होता जा रहा था। भैया भी बात कम करने लगे थे। एक दिन भैया ने गुस्से में कह दिया कि हम तुम्हें अपने सर पर नहीं बैठाएंगे, जो तुमने किया है उसे सहो। कुछ हफ्ते के बाद हालात इतने बिगड़ गए थे कि मैंने एक दिन सोचा, यहाँ रहकर सिर्फ जलील हो रही हूँ। मैंने कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान समेटा और घर छोड़ दिया। शाम को मैं एक गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी। अंदर मौजूद एक औरत ने पूछा कि यहाँ पर क्यों आई हो। मैंने धीरे से कहा, यहाँ के अलावा मेरे पास अब और कोई जगह नहीं है। वहाँ का कमरा छोटा था, मगर कम से कम वहाँ ताने कसने वाले चेहरे नहीं थे। दिन में खामोशी, रात को दर्द से कभी किसी के रोने का शोर आता था। यहाँ रहकर मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा याद किया था। जब मैंने अपने पति से पहली बार मुलाकात की थी, शादी के दिन थाईलैंड जाने के सपने, और फिर नंद के खिलाफ वो प्लानिंग, मैंने सोचा मैंने खुद अपने हाथ से सब कुछ जला दिया है। एक दिन अवनी की खबर मिली। रमन ने उसे और उसके बच्चों को अलग घर दे दिया है और उसकी नई पत्नी उसके काम में हाथ बटा रही है। ये सुनकर मेरा दिल एक बार फिर से डूब गया था। अब महीने गुजर गए हैं और मैं आज भी इसी गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। कभी कभी बीते हुए समय का नज़ारा एक मूवी की तरह आंखों के सामने आ जाता है। मुझे अब ये बात समझ आ गई है कि जलाने से पहले ये सोचना चाहिए कि आग खुद को भी घेर सकती है।
मैंने सब कुछ जलाया और मैं अब इस धुएं में खुद घुट रही हूँ। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, खुद उसी में गिर जाता है। रिश्तों में इज्जत और भरोसा ना हो तो मोहब्बत भी बाकी नहीं रहती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।